वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम परमाणु विद्युत केंद्र जिसे हिंदी में कहते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे या कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं और सभी स्टूडेंट ध्यान इधर देंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसे परमाणु विद्युत केंद्र कहा जाता है। तो ऐसा विद्युत केंद्र जहां पर परमाणुओं के विखंडन के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो परमाणुओं के विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ ऐसे मटेरियल का यूज करना होगा जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232। बेटा ये जो है यूरेनियम 235, 232, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विखंडित हो जाते हैं, लेकिन अंततः इन्हें स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये विखंडन की क्रिया करते हैं, उसके बाद भी स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। तो इसकी विखंडन की जो प्रक्रिया है, इसके साथ में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। चलो इस डायग्राम को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट ब्लॉक है और इस फर्स्ट ब्लॉक को हम एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं। ये एटॉमिक रिएक्टर है। एटॉमिक रिएक्टर के अंदर यहाँ पर कंट्रोल रॉड लगी है, इसे कहते हैं कंट्रोल रॉड। यहाँ पर बीच में देखेंगे आप, तो बीच में आपको मॉडरेटर मिलेगा। मॉडरेटर का काम होता है बेटा न्यूट्रॉन की गति को कम करना। और ये जो पूरा एनवलप है, ये पूरा पैकिंग होता है और ये सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। तो इसको जो हम डिजाइन करते हैं, ये सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं। सीमेंट कंक्रीट का इसलिए बनाते हैं कि यहाँ से रेडिएशन बाहर न जाए, क्योंकि ये ऐसा पैकिंग चेंबर होता है, पूरा पैक होता है। और ये चेंबर ऐसा होता है कि ये चेंबर के बाहर यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, जब हम यूरेनियम 235 और थोरियम 232 का यूज करके हम जब इसमें विखंडन की क्रिया करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी जब करेंगे, तो यहाँ से रिएक्शन, इसकी जो किरणें हैं, ठीक है, इसका जो रेडिएशन है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए पूरा जो ये है पैकिंग होता है और सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक आपको समझ में आ गया। सेकंड ब्लॉक यदि देखेंगे स्टूडेंट, तो सेकंड ब्लॉक में यहाँ पर पूरा वाटर भरा हुआ है, पानी भरा है पूरा ब्लॉक में। ये जो ब्लॉक है सेकंड ब्लॉक, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ से एक पाइप घूमती हुई इसके अंदर से होती हुई इस रिएक्टर से बाहर और इस दूसरे हीट एक्सचेंजर टैंक के अंदर से होती हुई ये रोटेट करती है। मतलब कि ये मानकर चलो कि ये एक पाइप है, इस पाइप को इस हीट एक्सचेंजर टैंक के अंदर डाल दिया गया है और उसको फिर बाहर निकाल के हमने एटॉमिक रिएक्टर के अंदर डाल दिया है। तो एटॉमिक रिएक्टर के अंदर ऐसी क्या क्रिया होती है, इसको समझेंगे। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं एटॉमिक मटेरियल। और यही एटॉमिक मटेरियल यूरेनियम 235 और थोरियम 232 है। इसका विखंडन करते हैं। तो विखंडन के लिए ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी जिसके माध्यम से ये विखंडित होगा? तो इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। चलिए बमबारी का मतलब क्या होता है? विस्फोट कराना। चलिए रिएक्शन को समझते हैं सबसे पहले। चैन रिएक्शन यदि हम देखें, चैन रिएक्शन में ये यूरेनियम, इसका भार होता है 32 न्यूक्लियर, ठीक है। इसका जो कितना वेट होगा, मास कितना होगा, इसका भार कितना होगा 92। ऊपर क्या लिखा है 235। तो ये यूरेनियम 235 है और ये विस्फोटक पदार्थ होता है। इसे हम एक्सप्लोजिव भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था, आपको पता है। तो यूरेनियम 235 के साथ यहाँ पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। तो इसके साथ में जब ये न्यूट्रॉन, देखो इसमें बेस 0 होगा और ऊपर में 1 की पावर दिख रहा है आपको,
तो ये यूरेनियम है, इसे कहेंगे बेटा हम यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235, 238 भी होता है, लेकिन यहां पर यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235। साथ में उसके हैं न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की बमबारी इसके ऊपर की जाएगी तो ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन अपने 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। मतलब भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। विखंडन की क्रिया क्या कहलाती है, सबसे पहले इसको देखिए, विखंडन क्या होता है। ठीक है, इसी को फीजन भी कहा जाता है, फीजन। विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक जब विखंडित होता है तो छोटे छोटे 3 नाभिक में टूट जाता है। मतलब एक भारी नाभिक है तो एक भारी न्यूट्रॉन यहां दिख रहा है, एक भारी न्यूट्रॉन छोटे छोटे 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब जब ये 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा तो अब जब आगे इसकी चेन ये रिएक्शन क्या होगी, ये भी अन्य 3 में टूटेगा। फिर यहां से देखेंगे ये जो न्यूट्रॉन ये भी अन्य 3 भाग में टूटेगा। तो इसका जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते जाता है। तो जितना टूटेगा, जितना विखंडित होगा, जितना विखंडन होगा, उतना यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसके साथ में बेटा देखो, यहाँ टूटने के साथ में यहाँ पर प्लस ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा हीट के रूप में होती है। यहाँ पर भी जब ये न्यूट्रॉन टूटेगा तो प्लस ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ पर भी ऊर्जा मुक्त होगी, इसमें भी ऊर्जा मुक्त होगी। ये भारी नाभिक है टूटा, ठीक है, न्यूट्रॉन की बमबारी जब कराएंगे इसके ऊपर तो ये जो है इसके साथ ऊर्जा मुक्त होगी, इसमें भी ऊर्जा प्लस मुक्त होगी, इसमें भी प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। जैसे ये न्यूट्रॉन है अंदर, जब ये छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा तो इसमें भी ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऐसे जितने भी न्यूट्रॉन होंगे तो ये कंट्रोल रॉड के माध्यम से क्या करते हैं बेटा, देखो कंट्रोल रॉड के माध्यम से हम, ये नियंत्रक छड़ होता है तो इसको कंट्रोल करते हैं। कैसे करेंगे इसको, कंट्रोल करेंगे। तो ये बोरान, कैडमियम और हाफनियम की जो छड़ होगी, ये छड़ क्या करता है बेटा, ये न्यूट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, कम कर लेगा। जैसे कि मान लो चलिए अभी यहाँ पर 3 है, एक को अपनी ओर खींच लेगा, बचा कितना, 2 बचा कि नहीं, तो ऊर्जा कम मुक्त होगी। तो वैसे ही यहाँ पर हम नियंत्रक छड़ मतलब कंट्रोल रॉड के माध्यम से इसको कंट्रोल करते हैं। उसके साथ में यदि मॉडरेटर की बात करें तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड को कम करने का काम मॉडरेटर का होता है। ठीक, ये भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए सेकंड चैप्टर में यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पर जब यूरेनियम 235 का यूज करेंगे और जब इससे ऊर्जा मुक्त होगी तो यहाँ पर ऊर्जा के साथ साथ में क्या होगा बेटा, हीट, ऊर्जा मुक्त होगी ना। तो ऊर्जा मुक्त होगी तो ये जो पाइप के अंदर वाटर है ये वाटर गर्म होने लगेगा। भाई जब यहाँ विस्फोट होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, उसके साथ में हीट जनरेट होगी, तो ये पाइप में जो वाटर भरा हुआ बेटा ये कूलेंट भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, कूलेंट भरा रहता है। तो इसके साथ में ये जो कूलेंट है, ये जो वाटर यूज किया जा रहा है, तो ये वाटर कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये कूलेंट क्या है पहले इसको समझिए। कूलेंट का काम होता है रिएक्टर में जो हीट उत्पन्न हो रही है तो रिएक्टर की हीट को ट्रांसफर करने का काम होता है कूलेंट का। तो ये जो कूलेंट है, इस पाइप के अंदर जो कूलेंट भरा हुआ है, इसका काम होता है कि रिएक्टर में जो हीट उत्पन्न हो रही है, इसके माध्यम से हीट उत्पन्न हो रही है, यूरेनियम 235, 238 या थोरियम 232 का जो यूज कर रहे हैं आप, इसमें जो ऊर्जा मुक्त हो रही है विखंडन की प्रक्रिया के बाद में जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसी ऊर्जा मुक्त होने के कारण ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर जो कूलेंट भरा हुआ है, ठीक है, जो पानी भरा हुआ है वो गर्म होने लगता है। तो वही काम यहाँ पर रिएक्टर का काम क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करने का काम। तो ये कूलेंट है और इस कूलेंट पाइप के अंदर भरा हुआ है, इसका काम है हीट को ट्रांसफर करने का काम। अब हीट को ट्रांसफर कहाँ करेगा, तो हीट को देखो, ये दिख रहा है आपको हीट एक्सचेंजर टैंक। इस हीट एक्सचेंजर टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है, इस वाटर को गर्म करने का काम किसका है बेटा, इस कूलेंट का काम।
तो पाइप में पानी भरा होता है और पाइप के गर्म होने से पानी भाप में बदल जाता है। तो ये जो वाटर है, ये वाटर का अंदर बेटा गर्म होगा तो ये हीट इसमें प्रोड्यूस होगी, इसके कारण ये भाप बन जाएगा। जब ये भाप बन जाएगा तो इस भाप को हम स्टीम टरबाइन के ऊपर गिराएंगे। ठीक है, अब ये जो कूलेंट है, ये कूलेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है गैसेस। तो गैसेस के फॉर्म में एयर वाले फॉर्म में होगा, CO2 के फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम के फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर गैसेस के रूप में एयर, CO2, हीलियम और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद लिक्विड वाले फॉर्म में भी होता है कूलेंट को, दूसरा फॉर्म उसका क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड में हम D2O को बोला जाता है भारी जल, हेवी वाटर। तो ये D2O है, हेवी वाटर या भारी जल कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर दिख रहा है प्रेशराइज्ड वाटर। तो प्रेशराइज्ड वाटर का भी यूज करते हैं। मेटल वाले फॉर्म में यदि देखें कूलेंट के रूप में तो लिक्विड सोडियम मेटल का यूज करते हैं। उसके बाद है लिथियम मेटल का यूज करते हैं और पोटेशियम मेटल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मेटल वाले फॉर्म में इसको यूज करेंगे। यहाँ पर इस कूलेंट के अंदर ये 3 टाइप के कूलेंट यूज करेंगे, गैसेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, मेटल फॉर्म। तो बेटा इस पाइप के अंदर ये जो कूलेंट है, ये तीनों फॉर्म में आप किसी एक फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसका काम होगा कि ये जो वाटर यहाँ पर जमा है, पानी जमा है, इस पानी को भाप में बदलना। हीट, यहाँ की हीट इस वाटर के अंदर आ जाएगी, वाटर गर्म हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, फिर एक ऐसा होगा कि स्टीम में चेंज हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, फिर स्टीम टरबाइन के ऊपर इस स्टीम को गिराया जाएगा। जब स्टीम टरबाइन के ऊपर स्टीम को गिराएंगे तो ये जनरेटर अल्टरनेटर आपका रोटेट करने लगेगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इसी को हम ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज बढ़ा कर सकते हैं, 11 kV को 132 kV में कर सकते हैं। ठीक है, अब टरबाइन के ब्लेड के ऊपर जो स्टीम गिराई गई है कहां पर जमा होगी? कंडेंसर में जमा होगी। कंडेंसर में क्या करेंगे बेटा? इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, तो कंडेंसर में आके जमा होगी, कंडेंसर से सीधे कूलिंग टावर में जाएगा, कूलिंग टावर में पानी मिल जाएगा, फिर उसी को सर्कुलेट करेंगे, कंडेंसर में आ जाएगा। इस तरीके से ये इसका सिस्टम चलते जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये कूलेंट भरा हो जाएगा, तो इस पंप के अंदर से यहाँ से पाइप फिट करके कूलेंट को भरा जाता है। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब चैन रिएक्शन की बात करें हम, तो चैन रिएक्शन में क्या होता है? यूरेनियम 235 इसी बेस में ऐसा ही लिखेंगे आप। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा तो ये बेरियम में हो जाएगा, डेल्टा में हो जाएगा, प्लस ये 3 और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है बेटा, हमें आवश्यकता है ये हीट एनर्जी की। जब चैन रिएक्शन होता है तो लास्ट में जो हीट एनर्जी हमें प्राप्त होती है, हमें इसी हीट की आवश्यकता है, हम इसी हीट एनर्जी का उपयोग करते हैं और कूलेंट जो भरा होता है उसको गर्म करते हैं, उससे हीट ट्रांसफर होती है वाटर में, वाटर हीट रेट होता है और भाप के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यदि इसको समझना है, जैसे हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो कितने टन कोयला लगेगा? यदि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम यूरेनियम कितने टन कोयले के बराबर ऊर्जा मुक्त करेगा? तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1 किलोग्राम हमारे पास यूरेनियम है, हमारे पास बेटा कितना है? 1 किलोग्राम यूरेनियम है, वो कितने टन, कितने किलोग्राम कोयले के बराबर होगा बेटा? तो 3 × 10⁶ किलोग्राम ऑफ कोल, इतना कोयले के बराबर, मतलब कि इतने कोयले से जो ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, 3 × 10⁶, ऐसा लिखेंगे। 3 × 10⁶ है, मतलब कि 1 2 3 4 5 600, कितने शून्य आएंगे बेटा? 600 लगाइए, दिखाइए लाइन से बड़ा। ठीक है, फिर लगाइए। तो इतनी ऊर्जा, एक देखो यहाँ पर इतना जो कोयला है, 1 किलोग्राम यूरेनियम का जब यूज करोगे उससे जो ऊर्जा मुक्त होगी, उतनी ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए 3 × 10⁶ किलोग्राम कोयला यूज करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम इतना सा, 1 किलोग्राम कितना होगा? इतना होगा। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम और कितने टन कोयला?
सोच सकते हैं। इसीलिए यूरेनियम का यूज ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसमें बेटा खतरा यह होता है कि इससे रेडिएशन फैलता है और रेडिएशन के कारण ही इसका यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी, जिस कंट्री में बिजली की कमी ना हो, जिस कंट्री में बिजली पर्याप्त मात्रा में है, जिस स्टेट में बिजली पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी बिल्डअप होती है, मतलब कि इंडस्ट्रीज वहां पर लगाया जा सकता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, तो बेसिकली इंडस्ट्रीज को सबसे पहले तो विद्युत ही चाहिए भाई, मशीनों को चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं। तो जहां पर जिस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में हो, मेजर क्वांटिटी में हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज्यादा हो, वहां पर प्लांट्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि प्रॉपर वे में उनको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे इंडिया में कम से कम 4 से 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से आज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, जिसमें से तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र, रावतभाटा राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है। उसके बाद अभी मंडला में चुटका गांव, मंडला के चुटका गांव में परमाणु विद्युत केंद्र ओपन हो रहा है, वहां पर भी काम चालू है। तो कहने का मतलब ये है, यदि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो किस टाइप से फंक्शन हमें चाहिए। हमें हमारे इंडिया में न्यूक्लियर बहुत कम होता है। हम न्यूक्लियर कहां से बुलाते हैं, यूरेनियम कहां से बुलाते हैं, तो हम यूरेनियम बुलाते हैं ऑस्ट्रेलिया से। हमारे इंडिया में यूरेनियम कहां से आता है बेटा, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, हमारे इंडिया में केरल की रेत में, केरल जो है समुद्र की रेत में थोरियम पाया जाता है, तो इंडिया में अधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम हमारे इंडिया में पर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए हम इन प्लांट को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, थोरियम है और थोरियम का यूज कर सकते हैं। तो इंडिया में थोरियम है, यूरेनियम नहीं। यूरेनियम कहां से बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बुलाते हैं, ठीक। तो ये जो चीज है, इन प्लांट को चलाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या चाहिए, यूरेनियम और थोरियम चाहिए। इनकी आवश्यकता पहले होगी, और ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और इनसे रेडिएशन का खतरा होता है। चलिए अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्टर। तो रिएक्टर भी बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखने मिल रहा है ये एटॉमिक रिएक्टर है, और ये सीमेंट कंक्रीट का पूरा बना हुआ है फ्रेम इसका, और सीमेंट कंक्रीट और किसका बना है, स्टील का भी यूज करते हैं मजबूती के लिए, और सीमेंट कंक्रीट का यूज करते हैं। तो ये रिएक्टर जो है बेटा, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं रिएक्टर, चलिए देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्टर में देखेंगे तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, याद रखिएगा, वाटर को बॉइलिंग करने वाला रिएक्टर होता है, तो इसे कहेंगे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की बात करें तो इसमें कूलेंट और यूज किया जाता है मॉडरेटर का। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में किस का यूज करेंगे बेटा, कूलेंट और मॉडरेटर का। चलिए देखते हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एटॉमिक रिएक्टर है, और ये एटॉमिक रिएक्टर किस टाइप का होगा इसको पहचानते हैं। देखिए यहाँ पर मॉडरेटर है और ये कूलेंट पाइप में लगा हुआ, तो ये क्या हो गया बेटा, ये किस टाइप का रिएक्टर होगा, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होगा। कैसा होगा, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होगा। तो ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहलाएगा, जिसमें कूलेंट और मॉडरेटर दोनों अंदर इनबिल्ट होते हैं। सेकेंड है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में भी कूलेंट और मॉडरेटर दोनों होते हैं, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की खासियत क्या होती है कि इसमें भी कूलेंट और मॉडरेटर दोनों यूज किया जाता है, कंट्रोल रॉड भी होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है फास्ट वाटर रिएक्टर। फास्ट वाटर रिएक्टर में ये लिक्विड मटेरियल यूज करता है। तो लिक्विड मटेरियल कौन सा बेटा, देखो यहाँ पर लिक्विड वाले फॉर्म में D2O प्रेशराइज्ड वाटर, ठीक है। कूलेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, D2O भारी जल हेवी वाटर और प्रेशराइज्ड वाटर। तो ये जो फास्ट वाटर रिएक्टर है, इसमें लिक्विड मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम। तो ये जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल का ही यूज करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे।
तो ये हो गया एटॉमिक रिएक्टर। और एटॉमिक रिएक्टर भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, सेकंड है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और थर्ड है फास्ट वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में 5 से 6 है। स्टार्टिंग में अभी 5 से 6 है। तो न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर इसमें देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी होती है एप्रोक्सीमेट 25%। याद रखिएगा एप्रोक्स 25% एप्रोक्स होती है, मतलब लगभग 25% इसकी एफिशिएंसी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। उसके बाद इसका यूज कहां करते हैं तो बेस लोड पावर प्लांट के रूप में इसका यूज करते हैं। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको लोड, बेस लोड, पीक लोड बताया ना आपको मैंने। तो ये बेस लोड वाला है। 3 प्रकार के लोड होते हैं, बेस लोड, पीक लोड और हाई लोड। तो ये बेस लोड वाला पावर प्लांट कहलाता है। इसका डिसएडवांटेज बेटा ये है कि इसमें हाई स्किल्ड एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है। मतलब हाई स्किल्ड जो पर्सन है, जैसे कि आपने आईटीआई किया है या आप डिप्लोमा कर रहे हैं या आप बीटेक कर रहे हैं, तो ऐसे चुनिंदा जो है हाई स्किल्ड स्टूडेंट को वहां से भेजा जाता है जिनका सिलेक्शन होता है। इसमें 3-4 राउंड होते हैं। ठीक है, अभी 12 की वैकेंसी निकली हुई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, देखेंगे तो वहां पर जब सिलेक्शन होता है तो उसमें हाई स्किल्ड पर्सन को यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसको आइडिया हो। तो हाई स्किल्ड पर्सन का ही यहाँ पर यूज किया जाता है। मतलब सिलेक्शन किसका होगा, हाई स्किल्ड पर्सन का। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को अनस्किल्ड पर्सन को इस प्लांट में यूज नहीं किया जाता, मतलब उसको जॉब नहीं मिलेगी। हाई स्किल्ड कोई स्टूडेंट है, जॉब उसी को मिलेगी। दूसरी बात कि इसमें रेडिएशन ज्यादा निकलता है। अब रेडिएशन जब ज्यादा निकलेगा, यदि रेडिएशन निकल के फैल गया तो क्या होगा मालूम है, आप समझते हैं? कैंसर हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। इसके आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जितने भी शहर हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, जितनी भी सिटी हैं, सब इस रेडिएशन के कारण खत्म हो जाएंगे। तो ये इस टाइप का न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है कि यहाँ से रेडिएशन ज्यादा निकलती है। इसीलिए एटॉमिक रिएक्टर जो होगा इसके चारों ओर हम सीमेंट कंक्रीट का पूरा फ्रेम बनाते हैं। पूरा सीमेंट कंक्रीट का पूरा पैक होगा, पूरा ही पैक होगा। मॉडरेटर का काम यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है कि नहीं? और इसी के अंदर मॉडरेटर भी है, इसके अंदर कंट्रोल रॉड भी है और यहाँ पर एटॉमिक मटेरियल भी यूज कर रहे हैं। इसके अंदर कूलेंट भी भरा हुआ है, सब एक साथ है इस चेंबर के अंदर। और ये होता है एटॉमिक रिएक्टर। तो एटॉमिक रिएक्टर को इतने डिजाइन से और इतनी सुरक्षा के साथ बनाया जाता है कि वहां से रेडिएशन बाहर ना निकले। वहां की जब दीवारें देखोगे आपके पास की, यहाँ की दीवारें देखें तो 9 इंची होती, वहां इतनी मोटी मोटी दीवारें होती है सीमेंट कंक्रीट की। ईटा यूज नहीं करते, वहां पूरा कंक्रीट का बना होता है। ये पूरा फ्रेम जो दिख रहा है आपको, ये कंक्रीट का बना हुआ है। इसमें स्टील की रॉड, लोहा, कंक्रीट सब बेस के रूप में पूरी पैकिंग करके बनाते हैं, ताकि इतू सभी थोड़ा सा भी रेडिएशन बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि रेडिएशन बाहर गया तो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और कैंसर होने का डर रहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा सेफ्टी यूज करते हैं तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। हाइडल पावर प्लांट में सेफ्टी यूज नहीं करोगे चल जाएगा, थर्मल में सेफ्टी नहीं होगी चल जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर में सेफ्टी यूज करना बहुत जरूरी है। और सेफ्टी के रूप में ये जो रेडिएशन निकल रहा है, इस रेडिएशन से बच के रहना पड़ता है, या रेडिएशन यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब इस प्लांट से बाहर रेडिएशन नहीं निकलना चाहिए। यदि प्लांट से बाहर रेडिएशन निकलेगा तो आसपास के लोगों को कैंसर हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे। इतना खतरनाक रेडिएशन होता है। यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात करूं तो उसमें परमाणु बम का यूज किया गया था। तो वो जो परमाणु बम है वो भी किसी यूरेनियम से मिलकर बना होता है। मतलब उसी एक्सप्लोजिव का यूरेनियम 235 238 का ही यूज करके परमाणु बम बनाया जाता है। तो जो न्यूक्लियर बम है इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। वही यूज यहाँ पर उसी यूरेनियम 235 का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोलिंग करके कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं।
मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है बेटा ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर बम में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, वो नियंत्रित नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसमें जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये कंट्रोल्ड है, इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल में क्या यूज कर रहे हैं बेटा, मॉडरेटर का यूज कर रहे हैं जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, फिर कंट्रोल रॉड का यूज कर रहे हैं जो न्यूट्रॉन को क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रॉन को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि 3 निकल रहे हैं तो वहां से एक को बचाएगा, 2 को अपनी ओर खींच लेगा, तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, उसका चेन रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, कंट्रोलिंग है इसमें। और जो न्यूक्लियर बम होता है जब हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था तो वो जो रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, उसमें कंट्रोलिंग किसी का भी नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए जनरेट करते हैं क्योंकि इसमें जो फ्यूल है, मटेरियल, एटॉमिक मटेरियल वो कम क्वांटिटी में लगता है। 1 किलो न्यूक्लियर यदि आपने ला लिया यूरेनियम 235 तो देख सकते हैं आप 3 × 10⁻⁶ पावर 6 किलोग्राम कितने कोयला के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके दे देगा, इतनी एनर्जी, इतनी हीट जनरेट हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो ये तो था न्यूक्लियर पावर प्लांट। एफिशिएंसी कितनी होती है बेटा 25% एप्रॉक्स। इसका मेन ड्रॉबैक यही है कि ये रेडिएशन के कारण ही जान जाती है, इसीलिए इसका जो है एक खुले एरिया में जहाँ पर लोगों का आवाजाही नहीं हो, जहाँ पर लोग ना हो, दूर दूर तक ऐसी जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश किया जाता है ताकि इस रेडिएशन से बचा जा सके। और नहीं तो इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, यदि फॉरेन कंट्री में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज किया गया, सिटी के सिटी खत्म हो गई वहाँ पे रेडिएशन के कारण। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसका अलग है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बेटा, इसमें रेडिएशन निकलता है। इस रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, इस रेडिएशन के कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो याद रखेंगे फ्यूचर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी तो वो है न्यूक्लियर। और अब इंडिया में भी ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि हमें 24 आवर बिजली की प्राप्ति हो, 24 आवर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि हम 99% इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि आधुनिक भारत में मशीनों का युग हो गया है और मशीनों के युग में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा नीड हो गई है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि आप अपने जेब में जो सेल फोन लेके चलते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। तो मेन रीजन यही है, आने वाले समय में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा स्टेब्लिश होगी इंडिया में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर मिलेगी, ठीक है। तो हमें हाई स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होगी जो आईटीआई वाले स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन वाले, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है, इनकी यहाँ पर भर्ती होती है। उसके बाद बीटेक वाले स्टूडेंट है, उनकी भर्ती होती है। तो इनकी जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज कंटिन्यू हर साल निकलती है। यदि आपके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं या आप अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़, अच्छी कमांड रखते हैं तो निश्चित ही जब इसकी वैकेंसी निकले तो आप भरेंगे, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो ये तो था आज की क्लास। आज की क्लास में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने छोटे से लेकर बड़े बड़ी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है। यहाँ पर अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखेंगे या तो फिर नेक्स्ट में हाइडल हो गया हमारा, थर्मल हो गया और उसके बाद न्यूक्लियर भी हो गया। इसके बाद देखेंगे गैस टरबाइन, ठीक है, या सोलर एनर्जी पावर प्लांट या विंड एनर्जी पावर प्लांट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।